नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास की बुक है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और इस बुक का चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के नाम की। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, समकालीन का मतलब होता है दोस्तों आज के दौर का। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज के दौर में, आज के टाइम में जो साउथ एशिया है उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपका सवाल आता है कि व्हाट इज साउथ एशिया। अब साउथ एशिया से क्या समझते हैं? तो साउथ एशिया के ऊपर 1 या 2 मार्क्स में सवाल पूछा जा सकता है आपसे। साउथ एशिया का मतलब बेसिकली एक रीजन है, एक क्षेत्र है जिसके अंदर 7 देश कवर होते हैं। उन 7 देशों के नाम आप लिख सकते हैं: इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। दोस्तों, इन 7 देशों के नाम को आप बता सकते हैं कि 7 देश हैं जो कि पूरी तरीके से साउथ एशिया के रीजन के अंदर कवर होते हैं। तो दोस्तों, इन 7 देशों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इन 7 देशों में सबसे पहले बात करते हैं भूटान की। भूटान के बारे में दोस्तों बात करें तो भूटान एक मोनार्की स्टेट है और आज भी एक मोनार्की मतलब एक राजतंत्र है जहाँ पर राजा का रूल रहता है, लेकिन वो पूरी तरीके से मोनार्की स्टेट नहीं है। मोनार्की के साथ साथ भूटान के अंदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, भूटान के अंदर जो है राजतंत्र भी वो है और साथ साथ लोकतंत्र भी है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बोर्ड एग्जाम में कई बार मैचिंग के फॉर्म में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक तरफ भूटान लिखा रहेगा और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लिखा रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब एक ऐसा देश जहाँ पर संविधानिक राजतंत्र, संविधान भी है, सरकार भी चलती है और उसके साथ साथ राजतंत्र भी दोस्तों रूल करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मालदीव्स की। मालदीव्स के ऊपर भी आपसे 1 या 2 मार्क्स में सवाल पूछा जा सकता है। मालदीव्स के बारे में बात करें दोस्तों, मालदीव्स शुरुआत में एक सल्तनत था जिसको कोई भी सुल्तान रूल किया करता था, और उसके बाद मालदीव्स के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, मतलब राष्ट्रपति किया, उसका राष्ट्रपति शासन आया, एक गणतंत्र बना जहाँ पर राष्ट्रपति की सरकार चलती थी। लेकिन मालदीव्स के अंदर लोकतंत्र की जो मजबूती हुई वो 2005 के बाद हुई, क्योंकि 2005 के बाद मालदीव्स के अंदर बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज को भी लीगलाइज कर दिया गया दोस्तों। तो इस तरीके से मालदीव से इसके बारे में आपसे 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल के ऊपर भी 4 मार्क्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो नेपाल के बारे में बात करते हैं। नेपाल जो है इतिहास में एक हिंदू किंगडम था, एक हिंदू राज्य था, जिसके बाद जो कि एक राजा द्वारा चलाया जाता था। हालांकि उस वक्त राजा ने कुछ हद तक लोकतंत्र को स्थापित कर दिया था, लोगों की डिमांड्स पे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर दिया था दोस्तों। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1990s के टाइम पर नेपाल के अंदर एक ट्रायंगुलर वॉर चल रही थी, एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट चल रहा था। ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट का मतलब किन 3 लोगों के बीच में था? एक तरफ तो मोनार्क था, राजा था, दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स थे जो चाहते थे वहाँ पर लोकतंत्र आए, मोनार्क चाहता था वहाँ पर राजतंत्र चलता रहे, और तीसरी तरफ से माओइस्ट। माओइस्ट का मतलब है कुछ लोग ऐसे भी थे जो नक्सलवादी बोल सकते हैं आप, जो अपना रूल चाहते थे। तो इस ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट चलता रहा दोस्तों, और इस ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट का फायदा जो है पूरी तरीके से राजा ने उठाया। जैसे 2002 के अंदर राजा ने जो डेमोक्रेसी चलती हुई आ रही थी थोड़ी बहुत, उसको सस्पेंड कर दिया और पार्लियामेंट को एबॉलिश कर दिया दोस्तों। तो इस तरीके से जो बची कुछ डेमोक्रेसी नेपाल के अंदर चल रही थी उसको भी राजा द्वारा खत्म कर दिया गया। और फाइनली 2006 के अंदर पूरे देश के अंदर नेशन वाइड बहुत बड़े लेवल पे प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चले। लोकतंत्र के समर्थक बहुत बड़े लेवल पे उसके लिए आंदोलन चलाते थे, और फाइनली मजबूर होकर नेपाल के राजा को 2006 के अंदर पूरी तरीके से नेपाल के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करना पड़ा। दोस्तों, अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है श्रीलंका। श्रीलंका के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, मोस्टली मैं बता देता हूं आपको, बोर्ड में 4 या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द एथनिक कन्फ्लिक्ट ऑफ द श्रीलंका। हिंदी में आता है श्रीलंका का जातीय संघर्ष को समझाइए। तो जातीय संघर्ष कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली, 1948 में, और श्रीलंका को सिलोन भी कहा जाता है, उसका ही नाम है सिलोन। श्रीलंका के अंदर दोस्तों मेजरली 2 तरीके के या 2 कम्युनिटी के लोग, 2 जाति के लोग रहते हैं, एक सिन्हालाज और एक तमिल्स। सिन्हालाज जो कि मेजॉरिटी में है दोस्तों, और तमिल्स माइनॉरिटी के अंदर में है। तो प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, श्रीलंका के जो सिन्हालाज है, जो मेजॉरिटी है, उनको ये लगता है कि तमिल्स को कोई भी स्पेशल कंसेशंस
या कोई भी स्पेशल प्रोविजंस नहीं दिए जाने चाहिए। और श्रीलंका पूरी तरीके से सिन्हाला से ही बिलोंग करती है दोस्तों। जब ऐसा किया गया राजनीति को देखते हुए, जैसे ही तमिल्स के इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट किया गया, उनको साइडलाइन किया गया, उनको नज़रअंदाज किया गया, तब से जो तमिल्स थे उन्होंने एक अपना मिलिटेंट ग्रुप बना लिया जिसका नाम था लिट्टे, LTTE। इसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। और दोस्तों ये जो एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 1983 से ऑनवर्ड्स लगातार कंटिन्यूसली श्रीलंका सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आवाज़ उठा रहा है और कई बार हथियार भी उठाता है दोस्तों। तो मिलिटेंट ग्रुप है। जब तमिल्स के इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट किया गया तब से ही ये मिलिटेंट ग्रुप तमिल्स के अधिकारों के लिए बात करता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एंट्री होती है भारत सरकार की। भारत सरकार की एंट्री किस तरीके से दोस्तों, श्रीलंका के अंदर बहुत सारे तमिल्स ऐसे हैं जो कि भारत से माइग्रेट होके गए हैं। तो उनके इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए, उनके हित को बचाए रखने के लिए, उनके फेवर में बात करने के लिए भारत सरकार ने इंटरफेयर किया और भारत सरकार ने 1987 के अंदर IPKF को भेजा। IPKF मतलब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इसकी फुल फॉर्म से साफ क्लियर है। जो ये फोर्स भेजी गई थी इसका मकसद कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं था। इसका मकसद बड़ा सिंपल सा था। इसका मकसद था श्रीलंका के अंदर श्रीलंका की सरकार और लिट्टे के बीच में जो भी रिलेशंस खराब है उनके बीच में नेगोशिएट कराना दोस्तों। तो उसके लिए IPKF को भेजा गया 1987 के अंदर। लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली वहाँ पर IPKF और लिट्टे की ही फाइट इन्वॉल्व हो गई। मतलब दोस्तों जिसके लिए बात करने गए थे IPKF तमिल्स के लिए, उन्हीं तमिल्स के जो मिलिटेंट ग्रुप था लिट्टे, उनके साथ IPKF का डिस्प्यूट हो गया और फाइनली IPKF को वापस बुला लिया गया 2 साल बाद 1989 के अंदर विदाउट अटेनिंग देयर ऑब्जेक्टिव। जो भी IPKF का पर्पस था दोस्तों, जो उसका मकसद था, उस मकसद को बिना पूरे किए श्रीलंका के अंदर से IPKF को भारत सरकार ने वापस बुला लिए दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम थी एथनिक कन्फ्लिक्ट जो कि लगभग अभी तक भी कंटिन्यू है। इसके ऊपर आपसे 4 या 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इस पार्ट की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी के जो टॉपिक्स बचे होंगे दोस्तों वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।